आज की कहानी का नाम है राजकुमार धर्मदत्त और 3 कोमल कन्याएं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल उड़कर वापस शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम ने बेताल को काबू कर लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से तांत्रिक की ओर चल दिया। बेताल बोला, अरे मान जा विक्रम, मान जा। अरे तू इतना ज्ञानी है, बुद्धि वाला है, फिर भी उस धूर्त योगी की बातों में फंसा है। बार बार आता है और मुझे ले जाता है, मैं फिर आ जाता हूँ तो फिर लेने आ जाता है। क्यों कर रहा है ये सब कुछ? तू मानने वाला तो नहीं। चलो रास्ता काटने के लिए तू चुपचाप एक कथा सुन, बोलना नहीं। तू बोलेगा तो मैं अपनी जगह पर चला जाऊंगा। इसी उज्जैन नगरी में बहुत पहले एक राजा था। उसके पुत्र का नाम धर्मदत्त था। एक बार धर्मदत्त ने अपने एक मित्र को राजमहल के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए पड़ोस के राज्य में एक व्यापारी के यहाँ भेजा। व्यापारी के यहाँ मित्र बोला, मुझे राजकुमार धर्मदत्त ने भेजा है, मैं उनका मित्र हूँ। व्यापारी का मुनीम बोला, राजकुमार जी की तो हम पर बड़ी कृपा रही है। महल में चावल, अनाज, घी से लेकर मेवे तक सारी सामग्री वे हमारे यहाँ से ही प्रतिवर्ष खरीदते हैं। मित्र बोला, जी हाँ, इस वर्ष उन्होंने मुझे भेजा है। देखिए सारा सामान शुद्ध और बढ़िया होना चाहिए। मुनीम जी बोले, आप चिंता ना करें। मित्र बोला, सेठ जी आप हैं? मुनीम जी बोले, जी नहीं, मैं यहाँ का मुनीम हूँ। सेठ जी बाहर गए हैं व्यापार के लिए। आप चिंता न करें, इतनी दूर से आए हैं, तनिक विश्राम तो कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर मुनीम जी घर के अंदर भंडार की चाबी लेने गए। घर में सेठ की 3 बेटियां थीं, इंदुलेखा, तारावली और मृंगांगवती। तीनों कन्या बहुत कोमल थीं। तीनों बेटियों की सेवा के लिए सेठ ने 3 दासी रखी हुई थीं। मुनीम जी जब अंदर पहुंचे तो तीनों दासियां अपनी अपनी मालकिन की सेवा कर रही थीं। मुनीम जी को देखकर मृंगांगवती की दासी धीरे से बोली, मुनीम जी आए हैं। मृंगांगवती अपना सिर पकड़ के बोली, धीरे से नहीं बात कर सकती? हाँ कहिए मुनीम जी। मुनीम जी बोले, राजकुमार धर्मदत्त जी के मित्र आए हैं उज्जैनी से। तारावली बोली, मुनीम जी हमें क्या करना होगा? मुनीम जी बोले, आपको कुछ नहीं करना, वे लोग प्रतिवर्ष आते हैं और महल के उपयोग का सारा सामान खरीदते हैं। भंडार की चाबी चाहिए, सामान निकालना है। इंदुलेखा तारावली से बोली, जा दे दे चाबियां। तारावली बोली, बहुत भारी हैं चाबियां, मैं नहीं उठा सकती। मृंगांग तू जाके दे आना चाबी। मृंगांग बोली, ये चाबी लोहे या पीतल की नहीं होती तो मैं उठा लेती। मुनीम जी बोले, रहने दीजिए, मैं ले लेता हूँ चाबियां। मुनीम जी चाबियां लेकर चले गए। तीनों दासियां घर के बाकी कामों में लग गईं और अपनी अपनी मालकिन के सबसे ज्यादा कोमल होने की बात करने लगीं। तारावली की दासी बोली, मेरी मालकिन सबसे ज्यादा कोमल है, जानते हो, एक दिन मेरी मालकिन ने पान खाया, फिर उसका पूरा गला ऊपर से लाल हो गया। मृंगांगवती की दासी बोली, नहीं नहीं, मेरी मालकिन ही सबसे ज्यादा कोमल है। एक दिन उसके सपने में किसी ने उसको चूमा और मेरी मालकिन की गालों पर सचमुच के निशान पड़ गए। इंदुलेखा की दासी बोली, नहीं नहीं, सबसे ज्यादा कोमल तो मेरी मालकिन है। एक बार मेरी मालकिन बाग में बैठी थी, बाग में एक जोर से आंधी आई और मेरी मालकिन हवा में उड़ने लगी। इस प्रकार तीनों दासियां अपनी अपनी मालकिन को सबसे ज्यादा कोमल बताने लगी। ये सब बातें राजकुमार धर्मदत्त का मित्र सुन रहा था। मुनीम जी ने सारा सामान तैयार कर दिया। मित्र सामान लेकर उज्जैनी पहुंच गया। महल में सामान का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षक राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज सामान तो सब आ गया मगर थोड़ी गड़बड़ है। राजा ने धर्मदत्त के मित्र से कहा, ये हम क्या सुन रहे हैं? जाओ जाकर देखो कि कौन सा सामान कितना गड़बड़ आया है। राजकुमार धर्मदत्त आप भी जाओ। राजकुमार धर्मदत्त अपने मित्र से बोला, मैं तो तुमको बहुत चतुर समझता था, क्या हुआ है तुम्हारी बुद्धि को? मित्र बोला, राजकुमार जी मैं पिछले 3-4 दिन से कोमलता पर विचार कर रहा हूँ। मतलब जो कोमल है उससे भी कोमल कुछ हो सकता है क्या? मतलब कि संसार में सबसे कोमल क्या है? राजकुमार बोला, ये कोमलता का भूत कैसे चढ़ा तुम पर?
मित्र बोला, मैं जिस व्यापारी के यहाँ सामान खरीदने गया था ना, उसकी 3 कन्याएं हैं। वो बहुत सुंदर हैं और कोमल तो इतनी हैं कि संसार में उनसे अधिक कोमल कुछ हो ही नहीं सकता। राजकुमार बोला, सच? मित्र बोला, बिल्कुल सच। फूलों की पत्तियां उन्हें चुभ सकती हैं, चिड़ियों की चहचहाट उन्हें परेशान कर सकती है। राजकुमार बोला, इतनी कोमल, इतनी सुंदर, उन लड़कियों को मैं देखना चाहता हूँ। मित्र बोला, ये कैसे संभव है? उज्जैनी का राजा पड़ोस देश में किसी व्यापारी के यहाँ कैसे जा सकता है? उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। राजकुमार बोला, कारण है। मित्र बोला, वो क्या? राजकुमार बोला, उसने जो इस वर्ष हमारे महल के उपयोग के लिए सामान भेजा है, हमें पसंद नहीं और खराब भी है। तब राजकुमार उस व्यापारी के यहाँ उस गलत सामान को लेकर पहुंच गया। मुनीम जी बोले, क्षमा कर दीजिए राजकुमार जी, क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। इतने वर्षों से हम आवश्यकता की वस्तु राजमहल में भेजते रहे, परंतु कभी भी आपको असंतुष्ट होने का अवसर नहीं दिया। इस बार हमसे चूक हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए। आप विश्राम कीजिए। राजकुमार को अतिथि गृह में ठहराकर मुनीम जी व्यापारियों की तीनों कन्याओं के पास पहुंचे और बोले, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। तीनों कन्याओं ने पूछा, क्या हुआ मुनीम जी? मुनीम जी बोले, सेठ जी बाहर गए हुए हैं और उज्जैनी के राजकुमार धर्मदत्त जी हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं अभी उन्हें विश्राम गृह में छोड़कर आया हूँ, लेकिन राजकुमार जी की पूर्ण व्यवस्था और स्वागत सत्कार करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। ये जिम्मेदारी आपको भी उठानी पड़ेगी। इंदुलेखा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अतिथि का सत्कार करना तो हमारा धर्म है। तारा, तुम जाकर रसोई की व्यवस्था करो, मैं उनकी सेवा में रहूंगी। तारावली बोली, इंदु, रसोई की धुएं से मेरी आंखें जलती हैं। ऐसा करो, तुम रसोई में चली जाओ, राजकुमार की सेवा में मैं रहती हूँ। मुनीम जी बोले, व्यर्थ में समय नष्ट ना करो, राजकुमार जी अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है। मृंगांगवती बोली, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, राजकुमार जी की व्यवस्था हम देख लेंगे। इंदुलेखा राजकुमार के पास विश्राम गृह में पहुंच गई और राजकुमार को प्रणाम करके बोली, मैं इंदुलेखा हूँ, आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? राजकुमार बोला, कष्ट तो अभी तक नहीं हुआ। इंदुलेखा बोली, बात यह है कि हमारे पिताजी आज यहाँ नहीं हैं। राजकुमार बोला, इस कमरे में मैं अकेला ऊब रहा था, सौभाग्य से आप आ गईं। इंदुलेखा बोली, तो चलिए ना बाहर चलते हैं। राजकुमार और इंदुलेखा बाहर आकर झूले पर बैठ गए। इंदुलेखा बोली, नौकरानी को बुलाएं, वो आकर झूला हिला देगी। राजकुमार बोला, वो तो हम भी कर लेते हैं। ऐसा बोलकर राजकुमार स्वयं ही झूला हिलाने लगा तो इंदुलेखा बोली, आप तो सब काम स्वयं ही कर लेते हैं। इंदुलेखा आंख बंद करके राजकुमार से शादी की कल्पना करने लगी। राजकुमार ने जब इंदुलेखा को आंखें बंद करके देखा तो एक कमल का फूल उठाकर इंदुलेखा के गाल पर मारा। इंदुलेखा दर्द से चिल्ला उठी और बोली, आप तो बहुत निठुर हैं। राजकुमार बोला, मैंने सोचा आप किसी सपने में खो गई हैं। इंदुलेखा बोली, कुछ भी हो, लेकिन फूल मारने की क्या आवश्यकता थी? राजकुमार बोला, फूल ही तो फेंका है, कोई पत्थर तो नहीं। तभी वहां तारावली आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? इंदुलेखा अपना गाल दिखाते हुए बोली, जरा देख तो तारा, राजकुमार जी ने फूल मारा। तारा ने देखा, इंदुलेखा का गाल पूरा नीला पड़ गया था। तारावली बोली, राजकुमार जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंदु, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं राजकुमार जी की सेवा में रहती हूँ। राजकुमार बोला, इंदुलेखा जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। इंदुलेखा अपने कमरे में चली गई। तारावली राजकुमार की सेवा करने लगी। रात का भोजन करने के बाद राजकुमार तारावली से बोला, आइए बाहर चलें। तारावली बोली, नहीं नहीं, इतनी चांदनी रात में। राजकुमार बोला, अजी आइए भी। राजकुमार और तारावली खिड़की पर खड़े हो गए। तारावली बोली, आज का चांद बहुत बड़ा है। राजकुमार बोला, तभी तो इतनी चांदनी रात है, चलिए घूमकर आते हैं। तारावली बोली, नहीं राजकुमार जी, मुझे चांदनी में कष्ट होता है। तभी तारावली कष्ट से कराहने लगी। मृंगांग भी वहां आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? तारावली बोली, मैंने राजकुमार जी से मना किया था,
मुझे चांदनी में मत ले जाएं। राजकुमार बोला, क्या हुआ चांदनी रात से? तारावली ने अपनी पीठ दिखाते हुए कहा, देखिए फफोले हो गए। राजकुमार देखकर अचंभित हो गया और बोला, चांदनी रात से फफोले हो सकते हैं, फूल छू जाने से घाव हो जाता है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब राजकुमार नींद से जागा तो मुनीम जी ने आकर बताया कि सारा सामान तैयार है और मसाले भी। राजकुमार बोला, ऐसा कीजिए, सारे मसाले कुटवा दीजिए। मुनीम बोला, किंतु इस कार्य में सारा दिन लग जाएगा। राजकुमार बोला, कोई बात नहीं, हम आज यहीं रुक जाएंगे। मुनीम बोला, जो आपकी आज्ञा। तभी वहां मृंगांगवती आ गई और राजकुमार से पूछा, आपको नींद तो अच्छी आई? राजकुमार बोला, नींद भी अच्छी आई और सपने भी अच्छे आए। तभी मसाले कुटने की आवाज आने लगी। मृंगांग ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, ओह, ये धम धम आवाज कहाँ से आ रही है? राजकुमार बोला, मुनीम जी हमारे लिए मसाले कुटवा रहे हैं। धम धम की आवाज से मृंगांगवती बेहोश हो गई। राजकुमार ने दासी से बोला, जाए, मसालों की कुटाई रोकिए, जल्दी जाइए। दासी ने भागकर मसालों की कुटाई रुकवा दी। व्यापारी वापस अपने घर लौट आया। मुनीम जी ने व्यापारी को सब बातें बता दी। व्यापारी राजकुमार से बोला, क्षमा कीजिए, मेरे कर्मचारियों की गलती की वजह से आपको यहाँ तक आने का कष्ट उठाना पड़ा। मैं बाहर गया था, नहीं तो ऐसी गलती नहीं होती। मेरी बेटियों ने आपके स्वागत सत्कार की पूरी व्यवस्था की होगी। राजकुमार बोला, मेरा आपसे एक निवेदन था। व्यापारी बोला, आज्ञा कीजिए आप। राजकुमार बोला, मैं आपकी एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। व्यापारी बोला, मेरे अहोभाग्य, मेरी कन्या आपकी रानी बनेगी। आप किससे विवाह करना चाहते हैं? राजकुमार बोला, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ जो सबसे कोमल है। बेताल बोला, तो विक्रम? राजकुमार ने तीनों सुंदर सुकोमल कन्याओं के बारे में जैसे सुना था वैसा ही पाया। इंदुलेखा इतनी कोमल कि कमल का फूल फेंको तो घाव हो जाए, और तारावली इतनी कोमल कि चांद की किरण पड़े तो शरीर में फफोले हो जाएं, और मृंगांगवती इतनी कोमल कि कहीं दूर से आवाज आए तो उसके सिर में दर्द हो जाए। अब विक्रम, तू ये बता कि इन तीनों में ज्यादा कोमल कौन है, किससे वो विवाह करेगा? विक्रम बोला, बेताल, तन की कोमलता से मन की कोमलता बड़ी होती है। मेरी दृष्टि से मृंगांगवती सबसे कोमल है, क्योंकि वो सबसे अधिक संवेदनशील है। दूर से आ रही आवाज को सुनकर जिसके सिर में पीड़ा हो जाती है, वो ही सबसे कोमल है, और राजकुमार को उसी से विवाह करना चाहिए। बेताल बोला, हाँ विक्रम। राजकुमार ने उसी से विवाह किया। वाह विक्रम वाह, मगर तू चुप नहीं रह सकता। तू मजबूर है और मैं भी मजबूर। मेरा निश्चय था कि तू बोलेगा और मैं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधों से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल के पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।